अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक मैसूस के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अहम इशू पे बात करनी है आपसे। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बड़ा शोर डाला था एक क्लास ने, लिबरल क्लास ने, और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ एक सेक्शन है कि इस केस को लगाते क्यों नहीं। भाई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आइन के आर्टिकल 209 के तहत रिमूव किया है और ये मामला चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के सामने। कोई रेमेडी नहीं है। इट इज अ फाइनल आर्बिटर, बड़ी वाज़ेह तौर पर। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जब तक आइन में तरमीम नहीं होती नहीं हो सकता कुछ भी। बहरहाल शोर डाला गया, बहुत शोर डाला। भाई ये कानून के तहत, आइन के तहत बाकायदा उन्हें रिमूव किया। हालांकि उनके खिलाफ रेफरेंस उनके घर के हवाले से, जगहों के हवाले से बहुत मामला वो चल रहे थे, लेकिन ये मामला आपको सामने पता है कि ये बुनियादी तौर पर उनकी तकरीर थी जो उन्होंने इस्लामाबाद बार काउंसिल के सामने जुलाई 21, 2018 को तकरीर की थी। और वो तकरीर सुन के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक जज जो अपने हलफ की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी की उन्होंने। शौकत जी सिद्दीकी 1 जुलाई 1959 को पैदा हुए और 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट एज है उनकी। तो 30 जून आप कह दें, 30 जून 2021 वैसे इनकी रिटायरमेंट की एज है। 21 नवंबर 2011 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाएगा। और ये वही जजेस हैं, 104 जजेस जो जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जुडिशरी से निकाले थे, जजेस पीसीओ का, जो भी आप कह सकें उसको, और ये तैनात किए थे। हमने भी फेवर की थी, लेकिन बाद में समझ आ गया कि इफ्तिखार चौधरी साहब का एजेंडा कुछ और है। 11 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बाकायदा हेयरिंग की, ट्रायल कंक्लूड किया और इन्हें रिमूव कर दिया गया था आइन के आर्टिकल 209 के तहत। अब इस केस की समाअत चैलेंज किया इसको हमारे यहाँ वो ये खास क्लास है जो बाकायदा इदारों के खिलाफ लेकर चल रही है। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जस्टिस काजी फाइसा के केस को भी वही लेकर चल रहे थे और वही एक क्लास है जो इस केस को भी लेकर चल रही है। और इसकी हेयरिंग 17 मई 2021 के लिए रख दी है। मेंटेनेबिलिटी का सबसे पहला इशू है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ आइनी दरख्वास्त मेंटेनेबल ही नहीं है, काबिल समाअत ही नहीं है। तो फर्स्ट इंप्रेशन है केस का। अभी तक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का केस का इस केस से ताल्लुक ही कोई नहीं, वहाँ शोकस जारी नहीं हुआ था। जस्टिस काजी फाइसा का केस के हवाले से, चूँकि यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग फाइनल हो चुकी हुई हैं, वहाँ शोकस जारी चैलेंज किया था, पहले में भी शोकस चैलेंज किया था। तो ये केस और उस केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कोशिश करते रहे अपने तौर पर, उनका ताल्लुक सियासी जमातों से या बाकी लोगों से है, वो अपनी जगह है। वो किसी वक्त और प्रोग्राम के मैं डिस्कस करूँगा। 17 मई को समाअत इनकी होनी है और उसमें चीज़ें सारी आपके सामने आ चुकी हुई हैं। डिटेल आप लोगों के सामने मौजूद है। बड़ा सॉलिड केस है और यही वजह थी उन्हें रिमूव किया गया। अब ये दरख्वास्त भी काबिल समाअत नहीं है। जो 17 मई को 5 मेंबर बेंच है जो इस सारे मामले को देख रहा है। 5 मेंबर बेंच ने, जिसमें जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब हेड करेंगे, जस्टिस तारिक मसूद, सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मज़हर आलम ख़ान मियाँ खेल और जस्टिस सजाद अली शाह साहब हैं। 17 मई को 1 बजे इस केस की समाअत होगी। बाकी इशूज़ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस यहाँ ट्रायल एंड एब्सेंशिया नहीं हो सकता। नैब के केसेस में आपके पीछे नहीं हो सकता। नुसरत शहबाज, इससे पहले उनकी बेटी जो जवेरिया हैं, उनको भी प्लीडर के ज़रिए नुमाइंदा मुकर्रर कर चुकी हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला दे दिया था, तो एडमिन जज जो हैं शेख सजाद ने नुसरत शहबाज का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। इससे पहले जवेरिया का नुमाइंदा मुकर्रर हो चुका हुआ है। उसकी तरफ से चौधरी नवाज एडवोकेट हाज़िरी के लिए पेश होंगे। ये लोग कहते हैं कि रिलीफ मिला है। बहरहाल ये बड़ी चालाकी से वो चल रहे हैं कि वो ये ना हो कि बैक पे ऑर्डर पास हो जाए, अदालत को एंगेज कर रहे हैं। हालांकि इस ख़ानदान के बारे में मशहूर है, भगौड़े आपके सामने मौजूद है, बड़ी भगौड़ों की तादाद है। नवाज शरीफ भी भगौड़ा हो चुके हैं इस वक्त, अब्सकॉन्डर जिसे कहते हैं, आसान लफ्ज़ में कहते हैं अब्सकॉन्डर, इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं। हसन हुसैन भी, सलमान शहबाज भी, इसहाक डार भी, इमरान अली भी आपके सामने आए। बड़ी भगौड़ियों की बुनियादी तौर पर इश्तिहारियों की जो है ना, अब्सकॉन्डर की बहुत बड़ी खेप एक ही जगह रहती है इकट्ठी।
और एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आईनी और कानूनी तौर पर कर नहीं सकते हैं। अगला जो मामला आपके सामने रखना है वो बड़ा अहम इशू है। वो कोरोना के केस के हवाले से पहले 5 मेंबर बेंच ने केस सुनना था, चूँकि इस्लामाबाद रजिस्ट्री में अवेलेबल नहीं थे, वो कॉल लिस्ट कैंसिल हुई। उसकी जगह 3 मेंबर बेंच ने इस केस की समाअत की और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सामने अदालत के सामने आई हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया कि उन्हें एम्बुलेंसों की ज़रूरत है और फ़ंड ख़रीदने के लिए, गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए अदालत की जानिब से फ़ंड जारी करने की इजाज़त दी जाए। इस केस पे अदालत ने कहा ये 5 मेंबर बेंच के सामने लगाया जाए, वहाँ सुना जाएगा। अब अगला जो अहम इशू है वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से $2600 मिलियन का किस्सा है यहाँ, यानी इतनी बड़ी रकम है और कहाँ गई। और सिंध हुकूमत कहती है कि इतने रुपए कराची और इतने मरीजों पर खर्च कर देते हैं। बताए गए आदादो शुमार के मुताबिक अगर वो जो चीज़ें बताई गई इरादे का, तो सिंध को तो पेरिस बन जाना चाहिए था। तालीम पर लिखा गया कि $2600 खर्च करने का कहा है। इस खर्च पर तो तमाम स्कूल हार्वर्ड बन जाने चाहिए थे। सिंध की शरह खानदगी तो 100% होनी चाहिए। ये अरबों रुपए 2013 से 2017 तक खर्च हुए हैं और रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श अदालत ने करार दिया है। रिपोर्ट में तालीम, सेहत और दीगर शोबों पर हतीर रकम खर्च करने का जिक्र किया है और जितने पैसे खर्च करने का बताया तो ये पेरिस के हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर आपके सामने चीज़ आ जाती है। ये अदालत ने 15 दिन का टाइम दिया है उनसे, सिंध हुकूमत से, कि वो अदालत को आकर बताए $2600 मिलियन। और वही सड़कों पे आप देख रहे हैं लाड़काना में क्या हो रहा है। आपने बाकी मामला सारे देख लिए। लोग पानी से मर रहे हैं, कुत्तों के काटने से मर रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत कुछ होना है। यहाँ जो अदालत के सामने जो है ना, ड्रैप और एनडीएमए की रिपोर्ट पेश कर दी है। गैर रजिस्टर अद्वियात का एनओसी जारी किया। अब ये दरामद के हवाले से क्या कोई तहकीकात की हैं कि अद्वियात आखिर क्यों महंगाई जा रही हैं? वेंटिलेटर समेत कई आलात मुल्क में तैयार हो रहे हैं। ड्रैप के हकाम ने अदालत को ये क्लैरिटी के साथ बताया है। गैर रजिस्टर आलात और अद्वियात की इंपोर्ट की इजाज़त क्यों दी गई है? हुकूमत को कैसे मालूम हुआ कि कौन सी चीज़ मंगवानी है? कोरोना से निपटने के लिए तबी आलात की दस्तयाबी की क्या सूरत हाल है? और दवाई के, ये उनका कहना है ड्रैप का दवाई की किल्लत नहीं है, लेकिन आपके सामने एक्टेमरा इंजेक्शन और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है ना वो दस्तयाब नहीं है, ब्लैक में मिल रहे हैं। अदालत को फिर गुमराह किया जाता है। और ये उन्होंने कहा कि एक्टेमरा इंजेक्शन के अलावा कई अदवात का कई माह का स्टॉक मौजूद है। ये ड्रैप का काम ने कहा। और जस्टिस मजहर आलम खजाना का एक्टेमरा के हवाले से मनफी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान स्टील मिल में गैस के हवाले से, जो ऑक्सीजन के हवाले से बड़ी मिकदार दस्तयाब है, उसके हवाले से बात कहा गया फाल किया जा सकता है। जैसे जस्टिस साहब ने कहा, कमो बेश उन्होंने कहा जी 40 साल पुराना है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल है और फाल करने के लिए 1 अरब रुपए की लागत आएगी और इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेंगे। अदालत ने एक और बड़ा ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। वजारत सनत और पैदावार 2 दिनों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत मुकर्रर करे। देखें, मैं रोना रहता हूँ, मैं यहाँ अदालत में कहता रहता हूँ कि कीमतें मुकर्रर नहीं है। ये कोरोना हालात से कंट्रोल से बाहर हो गया है, ऑक्सीजन ब्लैक किया जाता है सिलेंडर, और हम यहाँ खामोशी से कुछ नहीं कर सकते। कीमत का तयन का तरीक़ाकार भी वज़ा करने का अदालत ने कहा है। केबी की हुकूमत ने यह दरख्वास्त दी थी, अच्छी दरख्वास्त दी थी, मन माने रेट वसूल कर रहे हैं। और ड्रैब ने कहा कि ऑक्सीजन वजारत सनत के तहत मतहत इदारा, इनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ड्रैब ने अदालत को आज अदालत के सामने बताया है। और बाकी एनडीएमए की कारकर्दगी के हवाले से बताया है कि 4-5 मरतबा ऑर्डर दिया है तो कुछ दस्तावेज़ात दी गई हैं। इन दस्तावेज़ का भी मालूम नहीं है क्या है। चेयरमैन एनडीएमए को मिला लिया अगली तारीख पर। करंतना सेंटर पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। सबको मालूम है हाजी कैंप करंतना सेंटर का क्या बना। हाजी कैंप पर करोड़ों रुपए लगाए गए, ना पानी है, ना वहाँ रंग है, ना बिजली है वहाँ पर। क्या चेयरमैन एनडीएमए ने करंतना सेंटर्स का दौरा किया है? और ये अब अदालत ने यानी जो कारकर्दगी है उसके हवाले से बड़े सवालिया निशान उठा दिए हैं।
रिपोर्ट तलब की है कि वो अदालत को आकर बताया जाए N95 का मास्क का जो है वो अपना अल हफीज़ नामी कंपनी को N95 मास्क की फैक्ट्री लगवा दी गई, सारी मशीनरी और ड्यूटीज़ की अदायगी नकद की गई, चार्टर त्यारे के ज़रिए मशीनरी मंगवाई गई और चाइना में पाकिस्तानी एम्बेसी के ज़रिए क्यों ख़रीदारी की गई, क्या चाइना में पाकिस्तानी एम्बेसी ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये सवाल सारे जो है ना NDMA की रिपोर्ट के ऊपर भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। ये सारे मामलात अदालत के सामने अब आ चुके हैं। एक माह तक इस केस की समाअत मुलतवी की और 5 मेंबर बेंच के सामने इस केस को लगाने का कहा है। काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। अदालत अगर मुदाखलत ना करे तो ये हालात गवर्नमेंट तो कंट्रोल नहीं कर सकती है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।